तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टूडेंट फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड फिजिक्स कक्षा 12 का पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इससे आपके लगभग क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं 4 या 5। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, आंकिक प्रश्न, सारे प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इसको फैला देना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। और इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे। और इसकी PDF आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर और SKM स्टडी ऐप पर और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, ठीक है। और सारी चीज़ों को आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, बस एक काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और आपको जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लाइक करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वन शॉर्ट वीडियो होगी। चैप्टर 3 का पूरा आपको समाप्त करके देंगे हम। और बहुत ही जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एक नोट्स है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको लिखते चलना है और अपने नोट्स को बनाते चलना है, ठीक है। जैसा आप बनाएंगे नोट्स, देखेंगे कि आपका नोट्स बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके स्कूल या कहीं अदर जगह पढ़ाए जाते हैं। तो सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ कर यहाँ पर पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपको तुरंत सलूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, विद्युत धारा। चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, आवेश प्रवाह की दर मतलब कहने का मतलब जो किसी चालक या कंडक्टर में जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसकी जो बहने की जो दर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। या एक परिभाषा और इसकी क्या होती है कि आवेश एवं समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q/T, ठीक है। ये आपका एक चीज हो जाएगा, यानी कि आवेश एवं समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, एक फिगर आपको दिख रहा होगा। यहाँ हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास देखेंगे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। अब इस बल्ब में देखिए एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। यानी कि देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे, माना किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश t सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान I हो। तो अगर हम इसमें क्या करें कि जो आवेश है Q कूलाम है, ठीक है, और अगर हम इसमें t सेकेंड के लिए, कितने समय के लिए, t सेकेंड के लिए Q कूलाम तक प्रवाहित की जाए तो धारा का मान I हो। तो अगर इसमें हम करंट कितना I प्रवाहित करा रहे हैं, ठीक है, कितने समय में, Q आवेश t सेकेंड में अगर हम इसे प्रवाहित करेंगे तो हमें फार्मूला क्या निकल कर आएगा, I बराबर Q/T, समीकरण नंबर 1। एक फार्मूला आपका यहाँ पे होगा, Q इधर ही रखेंगे, इधर IT कर देंगे, Q बराबर IT, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और एक चीज आपको और मालूम होगा, Q = NE, ठीक है। अब इसका मान इसमें हम रख देंगे तो NE = IT या N = IT/E। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो वीडियो को छोड़कर लास्ट में तक जुड़ेंगे, कहीं छोड़कर जाएंगे नहीं। और बराबर कमेंट करेंगे कि सर ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अब आप लोग को एक सामने एक आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
अब इसमें आपको कुछ केसेस मिलेंगे, उस केसेस को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश, क्या, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तथा धारा 1 एम्पीयर हो, तो हम कहने का मतलब क्या हुआ, कोई हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो धारा हमारी कितना निकल कर आएगी, 1 एम्पीयर के बराबर निकल कर। कैसे देखेंगे यहाँ पे, n इज इक्वल टू आई इंटू टी अपान ई टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 अपान 16 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। 100 अपान 16, ठीक है। क्या आया, 100 अपान 16 कहाँ से आया, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे इसको 19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए एक सवाल ही है, और ये क्वेश्चंस में आते हैं और क्वेश्चंस पेपर में आपके एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे और जो टॉपिक रहेंगे सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे। तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब हम आगे बात क्या करने वाले हैं, वैद्युत धारा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारी इलेक्ट्रिक करंट कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको थोड़ा ध्यान समझिएंगे, ठीक है। तो पहली हमारी क्या होती है, अस्थाई वैद्युत यानी पोजीशन करंट, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या होती है, अस्थाई विद्युत यानी कि नॉन पोजीशन करंट। चलिए अब इसमें हम अस्थाई वैद्युत और अस्थाई वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी को मालूम होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, सर इसे अस्थाई कहते हैं, इसे हम अस्थाई कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे, अगर उनको मालूम होगी इसकी परिभाषा तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अस्थाई वैद्युत के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो अस्थाई वैद्युत क्या होती है, यानी कि ऐसी धारा जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई ऐसी धारा है, कोई ऐसी करंट है जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसे अस्थाई धारा कहते हैं। अपरिवर्तित का मतलब कि वो करंट अगर हम कहीं फ्लो कराते हैं तो प्रत्येक जगह या प्रत्येक जहाँ पर हमारा कनेक्शन होगा, जहाँ पर हमारे आउटपुट होंगे, सभी जगहों पर जो हमारी करंट होगी वो अपरिवर्तित फॉर्म में रहेगी। जैसे हम 3 एम्पियर दे रहे हैं तो सारी जगहों पर 3 एम्पियर ही आपको करंट मिलने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्थाई धारा कहेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई धारा, जो श्रेणी क्रम में आपकी धारा जुड़ेगी, धारा अस्थाई धारा होती है। क्या होती है, अस्थाई धारा होती है। जैसे कि घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में की जाती है। अगर जो घरों में हमारी जो वायरिंग है श्रेणी क्रम में की जाती है, अगर आप घरों में बल्ब जलाते हैं तो सारे बल्ब आप देखेंगे कि समान रोशनी से जलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको धारा सेम मिलेगी, करंट सेम मिलेगी। तो क्या होगा कि आपके जो सारे बल्ब होंगे क्या होंगे, समान जलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल था, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, किस क्रम में हम बल्ब को किस क्रम में जोड़ें कि हमारी जो धारा हो समान हो। तो हम बल्ब को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं, उसका कनेक्शन श्रेणी क्रम में करते हैं तो सारे जगहों पर, सारे पॉइंट पर क्या होगा, धारा क्या होगी, समान आपको मिलने वाली है, ठीक है। अस्थाई वैद्युत की बात करेंगे तो ऐसी धारा जिसमें विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, यानी कि ऐसी धारा जिसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान जो है परिवर्तित होता रहता है, उसे हम अस्थाई विद्युत धारा कहते हैं। जैसे झालर बल्ब सदैव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जो झालर बल्ब होते हैं, आप लोग जो यूज करते हैं झालर बल्ब, वो क्या होते हैं कि आपके समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। या उसको इसीलिए जोड़ा जाता है कि कहीं रोशनी कम, कहीं पर ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए झालर में क्या करते हैं, उसको हम कनेक्शन जो करते हैं समांतर क्रम में करते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आप जैसे कुछ घरेलू चीज़ों में उपयोग कर कर आप एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो अब बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या होगा, धारा घनत्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो करंट डेंसिटी की बात करेंगे, धारा घनत्व की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक आपके लिए होगा। ठीक है, यानी किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि जैसे आपको क्या कहता है ना कि पूरे एक कर लेते हैं, यानी एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कोई हमारा बड़ा पृष्ठ है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एकांक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी चालक के एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में, क्या अभिलंबवत दिशा में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अगर हम क्या करें कि किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में बहने वाली विद्युत धारा क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना कि किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं, माना किसी सुचालक तार का क्षेत्रफल ए, मान लेते हैं कोई सुचालक तार है हमारा जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई हो, तो अगर हम किसी कोई हमारा सुचालक तार है, सुचालक का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन या आवेश होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रवाहित हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सुचालक तार कहेंगे। तो का क्षेत्रफल ए तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो धारा घनत्व जे बराबर वैद्युत धारा अपान पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जे इज इक्वल टू आई अपान ए, आपका ये निकल कर आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके कुछ मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, इसके कितने मात्रक होंगे, ठीक है, कितने पैरामीटर होंगे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो धारा घनत्व आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, यूनिट ऑफ जे की बात करेंगे, यानी धारा घनत्व के यूनिट की बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर पहला तो यही हो गया, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है कितना होता है, एम्पियर होता है, और इसका क्या होगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको फुट में करते हैं तो एम्पियर प्रति फुट मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, और अगर इसको देखिए सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, और ये सेंटीमीटर सेकंड ये भी हो जाएगा, या सेंटीमीटर कूलाम प्रति सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, अब ये क्या है, एक सदिश राशि है। अगर इसके हम बीमा की बात करें तो लंबाई यानी क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो दोनों तरफ लंबाई ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं, तो यल लेंथ की पावर -2 नीचे हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो यल की पावर -2, और एम्पियर का तो ए ही होता है, तो यल की पावर -2 इंटू ए। ठीक है, आप देखिए जे की दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है, जो जे की दिशा होगी हमेशा, यानी धारा घनत्व की जो दिशा होगी किसकी होगी, ये हमेशा क्या होगी कि आपकी वैद्युत धारा की दिशा में ही ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं थोड़ा और। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। ठीक है, ओम का नियम, आखिरकार ओम का नियम क्या होता है, चलिए इसके हम थोड़ा चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यानी ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत बच्चे हमारे चालक का मतलब नहीं समझे। चालक का मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। जैसे आप लोग घर में जो तार होते हैं जिससे आप लोग बल्ब जलाते हैं, वो हमारा एक चालक ही है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आप चालक का मतलब कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की लंबाई, चालक का पदार्थ, ताप एवं दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V एवं चालक में बहने वाली विद्युत धारा I का अनुपात एक नियतांक के बराबर होगा। कहने का मतलब हो गया कि जैसे हमारा कोई चालक है तो उसमें उसकी लंबाई में, ना उसके पदार्थ में, ना उसके ताप में, ना उसके दाब में कोई परिवर्तित ना करें तो जो विभवांतर उसमें उत्पन्न होगा, जो करंट होगी, जो इसका अनुपात होगा। ठीक है, यानी कि विभवांतर और करंट का जो अनुपात होगा एक नियतांक होगा। ठीक है, एक नियतांक होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है और विभवांतर हमारा V है, इसमें कांस्टेंट क्या है, LMPT, यानी कि लंबाई, पदार्थ जो होगा हमारा,
और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट हमारा आर के बराबर हो जाएगा, तो V अपान आई इज इक्वल टू आर या V इज इक्वल टू आई आर, यही हमारा ओम का नियम होता है, ठीक है। जहाँ आर क्या है, आर चालक तार का प्रतिरोध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देंगे। प्रति मीन्स क्या होता है, किसी के विपरीत। रोध मीन्स क्या होता है, अवरोध, यानी कि जो करंट के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कह देंगे। समझ में आया, यानी करंट फ्लो हो रही है, अगर उसमें हम अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जो चीज़ अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। यानी किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसका वहाँ विरोध कर रहा है, तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोधी होगा या उसका प्रतिरोध ही होगा। रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, इसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज तथा धारा के बीच ग्राफ। अगर हम वोल्टेज तथा धारा के बीच ग्राफ देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखेंगे जब हम विभवांतर V को x अक्ष पर, अगर हम मान लेते हैं जब हम विभवांतर V को किस पर, x अक्ष पर, एवं विद्युत धारा I को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। तो आपको ये याद कर लेना है कि जब हम विभवांतर को x अक्ष पर और धारा I को y अक्ष पर लेते हैं, अगर इसमें हम एक ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा ही मिलेगी, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है, जो कि मूल बिंदु यानी कि O से होकर जाती है। मान लेते हैं हमारा क्या है, मूल बिंदु O है, तो यही से होकर जाएगी, ठीक है। तो ओम का नियम केवल धातुओं के लिए ही सत्य होता है, यानी जिसमें हम करंट को प्रवाहित कर दें उसके लिए ही यह सही होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V अपान आई, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे V और I है, x अक्ष पर क्या होगा, V होगा, y अक्ष पर हमारा क्या होगा, I होगा, ठीक। वेरी वेरी सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो ओम का नियम केवल धातुओं के लिए ही सत्य होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। नोट 2 में क्या है हमारा, अगर विद्युत धारा का मान बदलता रहे तो ग्राफ क्या होगा। तो अगर हम विद्युत धारा का मान बदलते रहेंगे तो ग्राफ देखिए कुछ तरीके से आपको मिलेगा, ये एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो इसी तरीके से आपको ग्राफ यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। विद्युत ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर में विद्युत ऊर्जा होती क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, उसके बाद थोड़ा चर्चा करते हैं आपको। यानी जब किसी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, मान लेते हैं कोई हमारा कंडक्टर है या चालक है या कोई तार है, ठीक है, अगर उस तार में हम विद्युत आवेश प्रवाहित कराते हैं तो ऊर्जा व्यय होगी, क्या होगी, उसको प्रवाहित करने में क्या होगी, ऊर्जा हमारी कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, तो उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन या तार में धारा प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। यानी V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपान Q, ठीक है, V Q इंटू डब्ल्यू या W इज इक्वल टू V इंटू Q, समीकरण नंबर 1, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VIT, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी कि Q इज इक्वल टू IT होता है, समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पे मान रख देंगे तो मिलेगा क्या, W बराबर VIT हो जाएगा, ठीक है। Q की जगह कितना रख देंगे, IT रख देंगे। अब देखिए ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब यहाँ पर देखेंगे V आ रहा है ना, तो V की जगह पर हम क्या रख देंगे, IR रख देंगे, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। पुनः ओम का नियम लेते हैं हम, ओम का नियम पुनः लेंगे तो I इज इक्वल टू V अपान R रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू V अपान R का होल स्क्वायर RT। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर अपान R इंटू RT कट कर क्या मिलेगा हमें, V स्क्वायर अपान R इंटू T। तो हमें यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा के 3 फार्मूले मिले हैं, 4 फार्मूले, कौन कौन से। पहला फार्मूला हमारा W इज इक्वल टू V इंटू Q होगा,
दूसरा हमारा क्या होगा, वी आई टी होगा, तीसरा आई स्क्वायर आर टी, चौथा वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये चारों फार्मूले आपके यूज़ होंगे, जिसमें वोल्टेज और आवेश दिया रहेगा, या वोल्टेज करंट और टाइम दिया रहेगा, उसमें हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, या करंट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उसमें हम निकाल सकते हैं, या वोल्टेज दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो उसमें हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले एक ही हैं, तो इससे अलग अलग चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा आखिर सर यूनिट क्या है इसकी। तो यूनिट ऑफ डब्ल्यू की बात करेंगे तो जूल होगा, अर्ग होगा, न्यूटन मीटर होगा, डाइन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, मात्रक हैं या यूनिट है, आपको याद कर लेना है। तो अगर इसके बीमा की बात करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होगा। यह क्या है, एक अदिश राशि है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी नोट्स बना लेना है, लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप किसी तरीके से सारी नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपको एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे, उष्मीय ऊर्जा क्या होती है, आखिरकार उष्मीय ऊर्जा हम किसे कहते हैं। तो ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा मतलब कि कहीं पर हमारी जो हीट है, हीट द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होगी, जैसे आप कंडक्टर में इलेक्ट्रिक धारा यानी करंट फ्लो कराते हैं, तो आप कभी देखे होंगे कि वो वायर क्या होता है, हीट हो जाता होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उष्मीय ऊर्जा कहेंगे। तो ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उष्मीय ऊर्जा को एच से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एच से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी होती है। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। ठीक है, यानी कि 1 जूल बराबर क्या होगा, 4.18 कैलोरी। क्या, 1 जूल बराबर क्या होगा, 4.18 कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4.2 कैलोरी, क्या, 4.2 कैलोरी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4.2 कैलोरी यानी कि 18 यानी लगभग 20 के बराबर है। तो इसको ले लेंगे पूरा पूर्णांक में, तो 4.2 कैलोरी हो जाएगा। अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो एच इक्वल टू डब्ल्यू अपान 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब सारे को अगर ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो एच बराबर क्या मिलेगा, वी इंटू क्यू अपान 4.2, क्योंकि डब्ल्यू का मान हमने 4 तरीके से निकाला था, वी क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी अपान आर, या कैलोरी। तो इसको कैलोरी में अगर बदलेंगे तो नीचे से हम किसका करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 4.2 का डिवाइड कर देंगे सभी जगह, तो हमें क्या निकल जाएगी, उष्मीय ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। तो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना होगा। आई होप हम अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, तो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत शक्ति की बात करेंगे। वैद्युत शक्ति में क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारी। ठीक है, तो आप लोग बहुत जानते होंगे इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति क्या होती है। चलिए इसको भी थोड़ा निकालते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो क्या यहाँ पे किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई परिपथ में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत शक्ति कहेंगे। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत शक्ति पर P बराबर क्या हो जाएगा, व्यय वैद्युत ऊर्जा W अपान समय T। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान T, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर निकालेंगे V इंटू क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी अपान आर से। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू अपान टी, समीकरण नंबर 2। यहाँ से वी क्यू बराबर क्या होगा, वी आई टी। ठीक है, या V बराबर यहाँ पे वी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, V का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या निकल आएगा यहाँ पे, वी आई टी अपान टी, P बराबर V इंटू आई निकल कर आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आपका यहाँ हो जाएगा। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान टी। ठीक है, V का मान हम यहाँ पे रख देंगे आई स्क्वायर आर टी अपान टी। ठीक है, तो I का पहले से होगा आई आर टी अपान, ठीक है, ये आपका निकल कर आ जाएगा। टोटल क्या निकल कर आएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, समीकरण नंबर 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। और देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम P इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपान
टी इंटू आर कर दें, ठीक है, वी स्क्वायर आर इंटू टी कर दें, यही फार्मूला आपका होगा यहाँ पे। तो बचेगा क्या, पी बराबर वी स्क्वायर आर, यानी कि समीकरण नंबर 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यदि डब्ल्यू बराबर 1 और टी बराबर 1 हो तो पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान टी। पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान टी, या पी बराबर 1/1, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा, 1 वाट, क्या 1 वाट, ठीक है। पी बराबर कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर यूनिट ऑफ पी की बात करें, किसकी, यूनिट ऑफ पी की बात करें, पावर की बात करें, तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, अर्ग प्रति सेकंड हो जाएगा, या हार्स पावर में भी निकालते हैं। एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। और एक एमएसपी बराबर क्या होगा, या एफसी बराबर क्या होगा, 735/746 वाट, ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे एक एम एल स्क्वायर, अगर इसके बीमा की बात करें, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 होगा। अगर एक मेगावाट की बात करें, एक मेगावाट बराबर कितना होगा, 10⁶ वाट, कितना, 10⁶ वाट। अगर एक एम एस पी की बात करते हैं, 735/746 वाट, ठीक है। एक हार्स पावर की बात करते हैं, 746 वाट। तो ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए एक और आता है। कौन सा फार्मूला हमारा होगा, 1 वाट घंटा, ठीक है, 1 वाट आवर की बात करेंगे तो वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है। मान लेते हैं कोई हमारा कोई पावर कंज्यूम करने वाला उपकरण है, जिसकी क्षमता कितनी है, 1 वाट है। तो अगर परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, तो यानी कि वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे 1 वाट घंटा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब 1 वाट और बराबर, यानी कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होगा, 3600 जूल, कितना, 3600 जूल होगा। और 1 वाट और बराबर कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। ये आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैसे 3 आया, 1 पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो 2 3 1 2 3, पहले पॉइंट हमारा यहाँ था, तो 1 2 3 इधर खिसकाएंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 1 किलोवाट घंटा की बात करेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, देखिए वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में, क्या, वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, कितना, 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे 1 किलोवाट वाला घंटा 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक। अगर यूनिटों की संख्या बात करें तो वाट इंटू समय अपान 1000, ये आपको निकाल लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है कितनी यूनिट यहाँ पे होगा, तो पहले वाट लिखेंगे, कितनी उसकी शक्ति है, समय कितना लग रहा है, अब बटे 1000 का भाग के सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल आएगा यूनिटों की संख्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन के जरिए से आप लोग फार्मूलों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि चेतना के घर में 5 बल्ब लगे हैं। कोई मतलब व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, उसके घर में 5 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक बल्ब की सामर्थ्य जो शक्ति है पी है, कितना है, 100 वाट है। तो प्रत्येक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, कितने, 10 घंटे जलते हैं। तो बताओ कि 30 दिन के महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो तो बिजली के बिल का भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो यूनिटों की संख्या की बात करेंगे तो पहले यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट में देखिए वाट इंटू समय अपान 100, कितने वाट था, 100 वाट था, ठीक है। और 100 वाट के कितने बल्ब थे, 5 बल्ब थे, तो टोटल हमारा क्या आएगा, 100 इंटू 5 यानी 500 वाट हो जाएगा यहाँ पे। और समय की बात करेंगे तो 30 दिन में कितने, 30 दिन जलते हैं, 30 दिन में 10-10 घंटे जलते हैं, तो 10 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक, बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 150 यूनिट निकल कर आएगा, ठीक है। अब 150 यूनिट, 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है, तो 150 का गुणा 5 में कर देंगे 750, तो बिजली का बिल 750 रुपये हो जाएगा। सिर्फ 5 बल्ब के आपके अगर 100 वाट के बल्ब लगे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। अपने घर की बिजली का जो कंज्यूम है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अगला टॉपिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, अब ये प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं,
तो प्रतिरोधों के संयोजन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक जनरली होता है मिश्रित संयोजन, वो तो क्वेश्चंस के जरिए आप लोग समझेंगे। तो मिश्रित संयोजन में क्या होता है, श्रेणी और समांतर दोनों हमारे पॉइंट यूज होते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, श्रेणी और समांतर। अगर आप श्रेणी और समांतर समझ जाते हैं तो मिश्रित भी आप समझ में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें 3 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, हमने आपको पीछे अभी बताया कि जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसी को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। यहाँ पे R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हो गए। तीनों के विभवांतर क्या होंगे, अलग होंगे, V1 V2 V3। और इसमें जो करंट होगी, हमने आपको क्या बताया, श्रेणी क्रम में जो करंट होगी सभी जगहों पर आपकी सेम करंट आने वाली है, ठीक। चलिए आगे देखिए, माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं, पहले तार का पहला सिरा, ठीक है, पहले तार का पहला सिरा सेल के धन सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। या आप फिगर में समझने का प्रयास करेंगे, पहले तार का पहला सिरा प्रतिरोध के जो एनोड है उसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, और तीसरे प्रतिरोध का अगर दूसरे सिरे की बात करें तो उसको किससे जोड़ देंगे, निगेटिव पॉइंट से जोड़ देंगे। और देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। बस इसी क्रम में आगे हम बढ़ते रहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। माना तीनों तारों के प्रतिरोध एवं विभव क्रमशः R1 R2 R3 एवं V1 V2 V3 होता है, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में धारा का मान I हो तो ओम के नियम से क्या होगा, V = IR, यानी V1 अगर निकालेंगे तो IR1, V2 निकालेंगे तो IR2, V3 निकालेंगे तो IR3, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यदि तीनों तारों का संपूर्ण विभव V हो तो V बराबर V1 + V2 + V3 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में V1 V2 V3 का मान रखने पर, किसका, V1 V2 V3 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, V = IR1 + IR2 + IR3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, V = IR1 + R2 + R3, समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V = IR1 + R2 + R3, यहाँ से क्या हो जाएगा, V = IR1 + IR2 + IR3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसकी प्रतिरोध R विभव V धारा I हो तो I = V और R, ठीक है। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V × IR हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से 5 × 6 से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो R बराबर R1 + R2 + R3, समीकरण नंबर 7। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो ये आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम की, किसकी, समांतर क्रम की बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, जैसे आपने पहला समझा, आई होप आपको पहला समझ में आया होगा, दूसरा भी आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा, बैटरी के धन सिरे को तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को जोड़ देंगे, फिर बैटरी के निगेटिव सिरे को तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें करंट I1 I2 I3, क्योंकि करंट यहाँ पे बढ़ जा रही है, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था, उसमें करंट हमारी क्या थी, सेम थी। इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस आपके अलग अलग होंगे, R1 R2 R3, और वोल्टेज आपका सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम वोल्टेज यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम आगे और पढ़ने वाले हैं। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं। माना 3 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि, माना 3 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों तारों का तीनों सिरों को बिंदु A से तथा तार के दूसरे सिरों के तीनों तार को बिंदु B से, हमने आपको बताया ना कि तीनों जो प्रतिरोध थे आपके तीनों तारों को किससे, सिरे A से जोड़ दिया गया था। आप थोड़ा फिर से ध्यान से समझ लेंगे इसको। यहाँ आप देखेंगे आपके तीनों प्रतिरोध हैं, इसको तीनों सिरों को 1 से, इसको तीनों सिरों को 20, बस यही चीज़ कह रहा है। जोड़ा जाता है, बिंदु A को परिपथ के धन सिरे से तथा बिंदु B को परिपथ के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं,
ठीक है। माना तीनों तारों के प्रतिरोध एवं विद्युत धारा क्रमशः R1 R2 R3 एवं I1 I2 I3 तथा विभव का मान V समान हो तो ओम के नियम से बात क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर या V अपान आर इज इक्वल टू आई या I इज इक्वल टू V अपान आर। ठीक, ओम का नियम है आपका, ओम का नियम बिल्कुल सिंपल सा है, V इज इक्वल टू आई आर, आर को आई को इधर ही रखेंगे और आर को पंचांतर कर देंगे तो I इज इक्वल टू V अपान आर। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, कुछ किया नहीं गया है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम I1 की बात करें, करंट फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान R1 क्योंकि वोल्टेज सेम है। और I2 की बात करेंगे V अपान R2, I3 की बात करेंगे V अपान R3। ठीक, अब देखेंगे यदि संपूर्ण धारा I हो तो ठीक है, यदि संपूर्ण धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर, किसका, समीकरण नंबर 4 में इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ठीक है, अब यहाँ पे V तीनों में कॉमन है तो V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होगा, समीकरण नंबर 5। अब देखेंगे यहाँ पे यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए, यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसमें प्रवाहित धारा I, विभव V एवं तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इज इक्वल टू V अपान R होगा। ठीक है, अब यही जगह हम मान क्या रखेंगे, यानी कि R को इधर कर देंगे, V अपान I हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि R इज इक्वल टू V अपान I। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वही मान हम यहाँ पे रख देंगे, यानी I का मान कितना था, V अपान R, यहाँ पे V हो जाएगा तो V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, समीकरण नंबर 7। बस यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो हमने क्या देखा, अगर हम तारों को जो प्रतिरोध थे अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आया था। अगर हम समांतर क्रम की बात किए मेरे प्यारे स्टूडेंट तो क्या आया, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने प्रूव करके बताया। चलिए आगे देखते हैं, वैद्युत सेल की बात करते हैं। वैद्युत सेल किसे कहते हैं, वैद्युत सेल क्या होता है, सारी जानकारी इसका भी लेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत सेल क्या होता है, सेल आप लोग देखे होंगे जो बैटरी में आप यूज करते हैं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करा करके हम क्या करेंगे, वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। उसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जाएं होती हैं, जो क्रियाएं करती हैं वो रासायनिक ऊर्जा होती हैं। यानी वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे आप लोग बैटरी यूज़ करते हैं ना, मोबाइल में बैटरी आजकल बहुत ही जगह पर यूज़ हो रही है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा किसी परिपथ में वैद्युत आवेश को निरंतरता से बनाए रखता है। इसे धातु की 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। धातु क्या लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित होते हैं। किसमें, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, इसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत सेल कहेंगे। तो आई होप आपको इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आपको बताते हैं बैटरी क्या होता है, आखिरकार बैटरी होती क्या है। तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जो सेलों का संयोजन होता है उसे हम बैटरी कहेंगे। यानी एक सेल क्या होगा, अगर एक सेल होगा तो वो सेल ही होगा, लेकिन कई सेल अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या होगी, बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी को देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस ही हमारी एक बैटरी है, तो इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम सेल के वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे। सेल का वैद्युत वाहक बल होता क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, जो एकांक आवेश है, मान लो कोई आवेश है हमारा, अब उस आवेश को हम पूरे परिपथ में चलायमान करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो इसको घुमाने में द्वारा किए गए कार्य को सेल की वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कोई आवेश है उसको हम अपने सेल में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इस क्रिया में जो ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे,
कार्य कहेंगे, यानी सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना सेल में उपस्थित, क्या माना, किसी सेल में उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा इस सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल E होगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई आवेश है, किसी सेल में उपस्थित जो आवेश है उसमें मात्रा Q है। अब इस द्वारा किया गया कार्य क्या है? W है। तो सेल में जो उत्पन्न वैद्युत वाहक बल होगा E होगा। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ ई की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। अर्ग प्रति सेकेंड कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो इसकी बीमा की बात करेंगे तो ml² T⁻³ A⁻⁻1 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी आएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं। ठीक है, सेल का आखिरकार आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं? तो देखेंगे ये हमारे कोई सेल है, ये प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध आपका होगा। करंट आई फ्लो हो रही है, तो सेल के घोल द्वारा, किसके द्वारा? सेल के घोल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सेल के घोल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, अब हम वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालेंगे। तो जब सेल धारा देता है तो क्या होगा? V = E - IR होगा। यहाँ देखेंगे V क्या है? दोनों सेलों के बीच का अंतर यानी विभवांतर है। विद्युत वाहक बल होगा E, I क्या होगा? सेल में प्रवाहित धारा होगी। और स्मॉल r क्या होगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। जब सेल धारा देता है तो E बराबर IR होगा, E - IR होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बता। अब देखिए जब सेल धारा नहीं देता है तो I बराबर 0 हो जाता है, तो V = E के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे केस थर्ड की बात करते हैं। जब सेल को बाह्य स्रोत से आवेश प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा? V बराबर E + IR, समीकरण नंबर 3, V > E। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 4 से यह स्पष्ट होता है कि जब सेल बाह्य स्रोत से आवेश प्राप्त करता है तो सेल के सिरों पर लगा विभवांतर V उसके वैद्युत वाहक बल से अधिक होगा। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, किसी स्रोत से आवेश को प्राप्त करेंगे सेल में, तो जो उसका विभवांतर होगा उसके वैद्युत वाहक बल से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेल द्वारा ली गई ऊर्जा, किसके द्वारा? सेल द्वारा ली गई ऊर्जा, ये क्या है? R है, ये V है, ये स्मॉल r है, ये I है। ठीक है, तो V = क्या हो जाएगा? E - IR हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, V = क्या हो जाएगा? E - IR, समीकरण नंबर 1। ओम के नियम से बात क्या करेंगे? V = I × R। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो IR बराबर E - IR, V की जगह IR रख देंगे और इस IR को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r होगा, थोड़ा आप लोग चेंजिंग कर लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग कर लेंगे क्योंकि ऊपर से ही थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? IR प्लस ये माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, तो I स्मॉल r बराबर E बराबर क्या हो जाएगा? I कॉमन लेंगे तो स्मॉल r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से जहाँ स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध की बात करेंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आगे हम बात क्या करेंगे? सेलों के संयोजन की बात करेंगे। किसके? सेलों के संयोजन की बात करेंगे। सेलों का संयोजन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। पहला श्रेणी से क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम। ठीक है, तो तीनों पढ़ेंगे बारी बारी से अच्छी तरीके से। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे अच्छी तरीके से। जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
चलिए अब पहले हम श्रेणी क्रम को पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में कैसे पढ़ेंगे, तो श्रेणी क्रम को पहले पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो ये सेल है हमारा, मान लेते हैं कोई सेल है, सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारा सेल है, ये एन बार चला गया है। ठीक है, ये हमारा टोटल ई आर हो जाएगा, आई यहाँ पे प्रवाहित हो रही धारा। तो चलिए आप इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं। माना 3 सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं। मान लेते हैं कोई 3 सेल हैं, वो श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है ई है। जो सेलों का विद्युत वाहक बल होगा क्या है, ई है, तथा तीनों सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर है, तथा परिपथ का जो प्रतिरोध होगा कैपिटल आर होगा। ठीक, अब देखिए कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर यानी कि एन बार जाएगा तो एन आर हो जाएगा। अब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध हमारा आर है तो एन आर प्लस आर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला स्मॉल एन इंटू आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे कुल वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई, तो क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपको सॉल्व करना है थोड़ा। अब हम यहाँ पर कुल धारा निकाल लेते हैं। धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे तो कुल वैद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगी, कुल प्रतिरोध है। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपान आर होता है, तो यहाँ पर वी की जगह पर हमने ई लिया है, तो कुल वैद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल टू एन ई अपान एन आर प्लस आर, समीकरण नंबर 1। अब केस फर्स्ट की बात करते हैं, तो जब एन आर इज मच लेस देन आर हो तो एन आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि एन आर इतना छोटा हो कैपिटल आर से। ठीक है, एन आर इज मच लेस देन, एन आर इतना छोटा हो आर से, तो एन आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपान 0 प्लस आर, यानी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से यह स्पष्ट होता है कि जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करेंगे, जब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है हमारा, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही कम हो, जो आंतरिक प्रतिरोध है, जिस बाह्य प्रतिरोध का जो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, जिससे हम मान करें बाह्य प्रतिरोध हमारा कितना है, 10 है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है हमारा 0.1 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरीके में आपको चेक करते हैं। ठीक है, चेक करके आपको उस समय से उसी तरीके से जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए, जब एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, यानी कि तब आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपान एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपान आर बचेगा, यानी कि आई इज इक्वल टू ई अपान आर। समीकरण नंबर 3 की बात करेंगे। अब इससे देखिए क्या निकल कर आ रहा है कि जब हम, यह स्पष्ट है कि जब सेल के बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम हो, यानी बाह्य प्रतिरोध इस समय क्या है, कम है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, कम होता है, और बाह्य प्रतिरोध क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हमारा आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है और बाह्य प्रतिरोध कम है तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे सेल को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए, तो चलिए हम आगे बात करने वाले हैं समांतर क्रम की। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, समांतर क्रम होगा। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी जानेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में देखेंगे हमारा आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें एन से जुड़े हुए हैं। टोटल हमारा जो वैद्युत वाहक बल है, ई दिख रहा होगा आपको, ये हमारा बाह्य स्रोत है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब हम तीनों सिरों के जो पहले सिरों को ए बिंदु से और दूसरे सिरे को बिंदु बी से सभी सिरों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखे थोड़ा पढ़ने वाले हैं। माना एन सेल समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि सभी सेलों का पहला सिरा धन सिरे से जोड़ा गया है तथा इसी प्रकार प्रतिपथ का दूसरा सिरा ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा ई होगा, तो यहाँ से 1/r1 r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 1/r1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/स्मॉल r
प्लस 1 अपान स्मॉल आर डॉट डॉट एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 अपान आर वन इज इक्वल टू एन अपान आर, या आर वन बराबर क्या हो जाएगा आर बाई एन। ठीक है, ये आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि सभी जगह आप देखेंगे कि जो स्मॉल आर है सभी जगह क्या होगा सेम होगा। क्या होगा, सभी जगह क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो सभी जगह सेम होगा, यानी कि आर वन का मान भी आर, आर टू का मान भी आर, सभी जगह मान क्या होगा आर ही निकल कर आपका आएगा। तो इसीलिए 1 अपान आर वन बराबर क्या कर दिया, या 1 अपान आर बराबर या 1 अपान आर वन कुछ भी मान सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध है हमारा, तो एन अपान आर हो जाएगा, आर वन बराबर आर अपान एन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निकाल लेना है। ठीक है, अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करते हैं मेरे पेरेंट्स, क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर हो जाएगा, यानी कि आर बाई एन प्लस आर अपान वन, यानी कि आर प्लस एन आर अपान एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा। अब फार्मूले की बात करते हैं, आई बराबर क्या होता है कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा ई अपान स्मॉल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर अपान एन। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई अपान स्मॉल आर प्लस एन आर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे यदि आर इज मच लेस देन एन आर हो तो, यानी कि एन आर इज इक्वल टू 0 हो, यानी आर से इतना एन आर, यानी कि आर इज लेस देन एन आर, यानी कि आर इज ग्रेटर देन एन आर। ठीक है, यानी कि एन आर इतना बड़ा है एन आर से, यानी एन आर कितना है छोटा है। क्या है, एन आर छोटा है, यानी कि एन आर इज मच ग्रेटर देन एन आर, यानी कि एन आर से आर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एन आर क्या होगा छोटा होगा। समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपान स्मॉल आर प्लस 0। क्या हो जाएगा आई बराबर एन ई अपान आर, यानी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से यहाँ स्पष्ट होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक है, तो सेलों का समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा केस देखिए क्या है, यदि आर इज मच लेस देन एन आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर छोटा हो जाएगा एन आर से, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपान एन आर, टोटल कर क्या हो जाएगा ई अपान आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपान आर। यहाँ से स्पष्ट क्या होगा कि अब इससे यहाँ स्पष्ट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो तो सेल की श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम आंतरिक प्रतिरोध जो आपका है वो क्या है बहुत ही कम है किससे, एन आर से, तो क्या हो जाएगा उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए आपका क्या होगा मिश्रित क्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, मिश्रित क्रम का मतलब क्या होगा, इसमें श्रेणी क्रम भी आपको मिलेगा और समांतर क्रम में मिलेगा। समांतर क्रम देखिए, ये देखिए तीनों सेल क्या है श्रेणी क्रम में है, और अगर हम 1 2 तीनों की बात करें तो ये पॉइंट पूरा जुड़ा है बी से, और इसमें तीनों की बात करें ये पॉइंट जुड़ा है ए से, तो ये आपके समांतर क्रम में होंगे। बाकी जो प्रतिरोध इसके अंदर लगे हुए वो क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फिगर आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखेंगे माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तथा इनकी कुल संख्या m कतारों में है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी देखेंगे ये किस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी संख्या क्या है m कतार में है। किसमें देखिए यहाँ पे m कतार में है। ठीक है, आगे देखेंगे सभी सेलों को परिपथ से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का बाह्य प्रतिरोध R हमने दिखाया, यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध R आपका निकल कर आएगा। ठीक, तथा सेल का वैद्युत वाहक बल E एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो कुल वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो E प्लस यानी कि n बार, तो क्या हो जाएगा एन ई हो जाएगा। माना कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 का डैश हो तो क्या हो जाएगा 1 अपान आर आई बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1 अपान आर आई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान एन आर प्लस 1 अपान एन आर प्लस 1 अपान एन आर डॉट 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 एम बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपान आर वन डैश बराबर क्या हो जाएगा यम अपान एन आर, क्या हो जाएगा यम अपान एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर वन का डैश क्या हो जाएगा एन आर अपान यम, क्या एन आर अपान यम हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर वन का डैश प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एन आर अपान एम प्लस आर अपान वन, यहाँ से क्या हो जाएगा एन आर प्लस एम आर अपान एम। यहाँ से अगर इसको सॉल्व और करेंगे तो एन ई अपान एन आर प्लस एम आर अपान एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर। ठीक है,
यहाँ से देखेंगे यानी कि एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होगा जब आई का मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एन आर प्लस एम आर, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट एन आर इंटू एम आर। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ध्यान से इसको थोड़ा समझेंगे और तो अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे और देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका आंसर टोटल यही निकल कर आएगा, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर। तो इसको आप लोग थोड़ा सस्पेंस में रखिएगा, इसको हम किसी वीडियो में आपको करा देंगे, नोट में हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए आगे हम बात करें किरचॉफ के नियम की। किसके, किरचॉफ के नियम की बात करेंगे। तो किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम है। ठीक है, तो किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम है, कौन कौन से, प्रथम नियम या संधि का नियम। हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी किरचॉफ के नियमों को पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करेंगे या संधि के नियम की बात करेंगे, तो किसी वैद्युत परिपथ में संधि से जुड़ने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल क्या होगा, शून्य होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हमारा क्या है, संधि है कोई, अब इस संधि से आने वाली करंट या जाने वाली करंट, समस्त करंट का जो बीजगणितीय योग होगा क्या होगा, शून्य होगा, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब I1 I2 I3 I4 संधि की ओर आ रही हैं, लेकिन I5 और I6 संधि से दूर जा रही है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी से संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर संधि से दूर जाने वाली संधि का योगफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर I- बराबर 0। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ये समीकरण नंबर तो हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 से संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, चलिए नोट में क्या लिखेंगे, वास्तव में किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाता है। ठीक है, किसको, आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाता है। ठीक है, अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करेंगे, द्वितीय नियम या बंद पास का नियम। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास के, मान लेते हैं कोई विद्युत परिपथ है, उसके बंद पास के विभिन्न खंडों में, किसमें, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा क्या, उसमें विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योगफल तथा शिलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योगफलों के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लीजिए कोई हमारा क्या है, एक बंद पास है, तो इसमें जो टोटल करंट होगा, टोटल प्रतिरोध होगा, इसका गुणनफल, और जो इसमें टोटल वैद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, इसका जो योगफल होगा वो बराबर होंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे बंद पास, ठीक है, किसमें, बंद पास ABEF, यानी कि ABEF में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ABEF में देखेंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2, यहाँ से देखेंगे I1 R1 इसे निकालेंगे। अब देखिए इस विपरीत हम जा रहे हैं ना, तो क्या निकालेंगे, I2 R2 यहाँ से हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे E है, मान लेते हैं इसको E1, इसको U2 मान लेंगे, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस तरीके से निकालेंगे बंद पास BCDE में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसमें निकालते हैं तो अगर यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है, यहाँ से चलेंगे तो I2 इंटू R2। ठीक है, अब यहाँ देखिए धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में ही चलेंगे तो प्लस लेंगे, तो I1 I2 बराबर R3 इंटू R3 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एक ही प्रतिरोध आपको विद्युत वाहक बल मिलेगा E2, तो बराबर E2 समीकरण नंबर 3। तो इसी तरीके से आपको सारे लूप को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। किसका, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। किसका, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे I1 I3 I4 I2, ठीक है, I1 I2 I3 I4, ये हमारी IG है, यानी कि जो हमारी गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें जो करंट जा रही है वो किया गया। K2 हमारी कुंजी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा अननोन प्रतिरोध R होगा, P Q R S, ये हमारे 4 प्रतिरोध होंगे। इसमें हमारा एक अननोन प्रतिरोध होगा, ठीक है, ये RH लगा है, ये K1 हो जाएगी। इसमें I करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं हम। माना 4 तार प्रतिरोधक PQRS चतुर्भुज आकृति में बने हुए हैं, जिसमें AC विकर्ण पर, ठीक है, AC विकर्ण पर एक सेल धारा नियतांक RH, एक कुंजी K1 लगी है, ठीक है। अब ये हमारा आगे देखेंगे। अब एक कुंजी देखिए दूसरे विकर्ण BD पर एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए अब किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करेंगे तो बिंदु ए की बात करेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1। बिंदु बी की बात करेंगे, ठीक है, तो अब देखेंगे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अगर हम बिंदु ए माने, ठीक है, ये बिंदु ए माने, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर ये बिंदु हम ए मानते हैं तो अगर यहाँ पे I बराबर देखेंगे तो यहाँ से दो करंट जा रही है I1 प्लस I2, ठीक है, दोनों करंट जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बिंदु बी पर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे IG करंट आ रही है, IG प्लस I3 होगी यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, ये बिंदु हमारा बी हो जाएगा। और अगर बिंदु डी की बात करेंगे तो I2 प्लस IG हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ समझेंगे, यहाँ पे हमने 4 बिंदु ले लिया A B C D, ठीक है। अब इसी आधार पे करंट हम निकालते हैं यहाँ पे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, आप देखेंगे फिगर में। और I1 की बात करेंगे तो IG प्लस I3 समीकरण नंबर 2, ठीक है, यानी बिंदु बी पर निकाले हैं तो ये हो जाएगा IG, ये करंट IG प्लस I3 करंट ये हो जाएगी, ठीक है, आप देखेंगे। अब बिंदु डी पर देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, I2, ये करंट हमारी I2 आ रही है प्लस IG करंट भी आ रही है, दोनों प्लस कर देंगे तो I4 हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, 3 समीकरण आपके बन गए हैं, ठीक है। अब इसमें हम किरचॉफ का नियम भी लगाएंगे, तो बंद पास ABDA में निकालेंगे तो I1P प्लस I2G माइनस I2R बराबर 0। आप फिगर में थोड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बंद पास BCD में बात करेंगे तो I3Q माइनस I4S माइनस ZIG बराबर 0 समीकरण नंबर 5, ठीक है। जब हीट स्टोन संतुलन की अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होगा तो IG बराबर 0 होगा। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से 4 और 5 में क्या करेंगे, I1 बराबर I3 हो जाएगा, I2 बराबर I4 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से दोनों तरफ से IG हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी जब हीट स्टोन क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। अब यहाँ से देखेंगे I1P प्लस 0 माइनस I2R बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, I1P बराबर I2R समीकरण नंबर 6। I3 थीटा बराबर बात करेंगे I4S समीकरण नंबर 7, तो समीकरण नंबर 6 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 7, ठीक है, क्या हो जाएगा, I1P अपान I3Q बराबर I2R अपान I4S, ठीक है। क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3, I2 बराबर I4, यहाँ पे सारे मान रख देंगे तो बचेगा क्या, P अपान Q बराबर R बाई S, और यहाँ से क्या हो जाएगा, P बाई Q बराबर R बाई S, जहाँ P बाई Q एक अनुपातिक प्रतिरोध है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे आपको और चीज़ बताते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, पदार्थ का प्रतिरोध पर निर्भरता, ठीक है। जो पदार्थ है आपका उसको प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करेगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर टी है, इसमें टी टॉप दिया जा रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, L है, और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना A है, और इसमें रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो लंबाई पर क्या करेगा, लंबाई पर यानी कि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी समीकरण नंबर 1। और दूसरे नंबर पर क्या बात है, जो इसमें जो आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, R के रेजिस्टेंस के, समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
इसको हटाएंगे यानी प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे और आएगा हमारा एक नियतांक, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। समीकरण नंबर 3 ये बन जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 से देखिए क्या निकल कर आएगा, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से क्या निकल कर आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। समीकरण नंबर 4 यही हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखिए ये हमारे रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है, R क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और यल क्या है, तार की लंबाई है, ठीक है। तो रो का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। जो रो का मात्रक होता है मेरे पेरेंट्स क्या होता है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए मीटर सेतु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया था। जैसे आपको पूछ लिया कोई क्वेश्चन की सर ये बताइए कि मीटर सेतु का उपयोग हम कहाँ करते हैं। आप लोग बहुत पढ़ते हैं मीटर सेतु, लेकिन इसका उपयोग आखिरकार हम करते कहाँ हैं। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है, जो मीटर सेतु होता है एक ऐसा उपकरण है जो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। किस पर आधारित है, व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। इसके द्वारा क्या किया था, अज्ञात, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसको, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, सर्पी कुंजी होगी। सर्पी कुंजी का मतलब क्या होगा कि इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, P है, ये Q है, ये C होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए इसको थोड़ा आप शब्दों में समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। माना यल आकार के तांबे की 2 पट्टियाँ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यल आकार के तांबे की 2 पट्टियाँ लेंगे, ठीक है। तो जिसमें देखिए तांबे की 2 पट्टियाँ लेते हैं, उसके बाद इन पट्टियों के बीच में मैग्नीन की 1 मीटर लंबी तार लगा देते हैं। अब इन पट्टियों के बीच में क्या करेंगे कि मैग्नीन की जो होगी, मैग्नीन की 1 मीटर लंबी तार लगी होती है, तथा ये बिंदु ए एवं सी से जुड़े होते हैं। किससे, ए एवं सी से जुड़े होते हैं। अब देखेंगे हमारा ए और सी कहाँ से है, ये देखिए ये हमारा ए है और ये सी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि यल आकार की तांबे की 2 पट्टियाँ ली थी। यहाँ मान लीजिए यल आकार की है, ये देखिए तो हमारी यल आकार की पट्टियाँ हैं, ठीक है, तांबे की हैं ये। अब ये क्या करते हैं, 1 मीटर लंबी तार लगी होती है। इसमें क्या होती है कि 1 मीटर लंबी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये हमारा तार हो जाएगा, तो इसमें लगी है 1 मीटर की लंबी की तार लगी है, ठीक है। तथा ये बिंदु ए और सी से जुड़े होते हैं। अब ये और ए सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़ गए हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि बिंदु ए एवं सी का संबंध, क्या, बिंदु ए एवं सी का संबंध बैटरी धारा नियंत्रक, ठीक है, किससे, बैटरी धारा नियंत्रक एवं एक कुंजी से कर दिया जाता है। अब इसको हम क्या कर देते हैं कि एक कुंजी से इसको नियंत्रित कर देते हैं, ठीक है। तो एक कुंजी से इसको नियंत्रित कर देंगे तो बिंदु डी से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, बिंदु यहाँ पे डी है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, कुंजी से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए जिसका संबंध क्या होगा, एक सर्पी कुंजी से कर, वहाँ पे देखेंगे आप तो वहाँ पर एक सर्पी कुंजी आपको मिलेगी, ठीक है। जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तब जॉकी बिंदु बी पर स्थित होता है। यानी कि जब हमारा ये मीटर सेतु क्या होगा, संतुलित अवस्था में होगा, तो जो हमारा क्या कहते हैं संतुलन स्थिति में होगा, तब जॉकी बिंदु जो होगा बी पर स्थित होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए ए से बी के बीच की दूरी यल तथा बी से सी के बीच की दूरी 100 माइनस यल है, तथा इन तारों के प्रतिरोध क्रमशः पी क्यू एवं प्रतिरोध बॉक्स को आर से अज्ञात प्रतिरोध को यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे ए से बी के बीच की दूरी जो होगी क्या होगी, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए से, ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपान ए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बी से सी की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपान ए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस एल अपान ए, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, पी बाई क्यू बराबर एल अपान 100 माइनस एल, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, समीकरण नंबर 4 से। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड एवं फोर्थ से क्या हो जाएगा, आर बाई एस इज इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल, ठीक है।
और यहाँ से यस बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस एल अपान एल। तो यहाँ से टोटल निकालेंगे तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपान एल। यही आपको निकालना था। चलिए आगे और देखते हैं। तो यही आपका एक फार्मूला हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आप बात करते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे हम पढ़ने वाले हैं विभव मापी। ठीक है, विभव मापी होता क्या है आखिरकार, विभव मापी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल, यानी विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल तथा इनके बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह लकड़ी के आयताकार बॉक्स के जैसा बना होता है। इसके एक सिरे पर मीटर स्केल लगा होता है तथा इसी के भीतर 4 से 12 मैग्नीन के तार लगे होते हैं। यह श्रेणी क्रम में तांबे की पट्टियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा विभव मापी होगा, इसमें मैग्नीन के तार अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है उसका हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए माना मैग्नीन के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ से देखेंगे आर है ये 100 है ये। ठीक है, और यहाँ से 100 माइनस एल हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा कुंजी होगा। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, समीकरण नंबर 1। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए से आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू रो अपान ए इंटू एल। ठीक है, माना आई इंटू रो अपान ए बराबर के या फाई है ये। ठीक है, V इजकल टू क्या हो जाएगा के इंटू एल, के इजकल टू क्या हो जाएगा V अपान एल। यूनिट आप के की बात करें तो यूनिट आपके हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, या जहाँ के या फाई क्या है विभव प्रवणता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से सादा चीज़ आपको पढ़ा रखा है, ओम का नियम, और रो इजकल टू या आर इजकल टू रो अपान एल से निकाला गया है सारी चीज़ें। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपकी बात बताते हैं। चलिए विभव प्रवणता की बात कर लेते हैं। विभव प्रवणता देखिए क्या है, एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए कोई एकांक लंबाई है, उसमें जो विभव में पतन होगा, ठीक है, उसके विभव में जो पतन होगा उसे हम क्या कहेंगे विभव प्रवणता कहते हैं। इसे फाई या के से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, फाई या के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए विभव मापी के उपयोग की बात करेंगे। विभव मापी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। कहाँ पर, जहाँ पर हमें दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करना होगा वहाँ पर विभव मापी का उपयोग किया जाएगा। और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभव मापी का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग की बात करेंगे तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग में देखिए क्या होगा, जब किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है, यानी जब किसी चालक को हम वोल्टेज देते हैं तो चालक में स्थित ई जिस अतिरिक्त वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है यन है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ए बी सी डी है आपका। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यानी आपको इसकी परिभाषा समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यानी जब किसी चालक को, जब किसी कोई चालक है हमारा, उसको जब हम वोल्टेज देते हैं तो चालक में स्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिस अतिरिक्त वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। मान लेते हैं माना एल लंबाई या कोई चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n, प्रवाहित धारा I हो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी हो जाएगा। ठीक है, अब धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है आई अपान ए होता है। हमने पीछे आपको पढ़ा रखा है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जहाँ देखिए I इक्वल टू एन ई ए वी डी है, समीकरण नंबर 1 में इसको रख देंगे तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई वी डी हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए E1 अपान E2 की बात करेंगे तो L1 अपान L2, या R की बात करेंगे तो L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी सिग्मा बराबर, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, या सिग्मा बराबर 1 अपान रो, रो इज इक्वल टू ई अपान जे होता है। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये रो बराबर ई अपान जे होता है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रो का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान ई अपान जे, या सिग्मा इक्वल टू जे अपान ई। यहाँ से क्या हो जाएगा जे इज इक्वल टू रो सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो ये आपका ये संबंध हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको SKM क्लासेस.com वेबसाइट, SKM स्टडी ऐप
और आपको टेलीग्राम चैनल पर SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।